हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बच्चों हिस्टैसिस लूप और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप मेरे साथ साथ इसे नोट करेंगे, आपको समझ आएगा सब कुछ। और इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में डेफिनेट आता है, आप नोट कर लीजिए इसे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट स्टील एंड सॉफ्ट आयरन, इसके लिए हिस्टैसिस लूप देखिएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर हमको हिस्टैसिस लूप BH कर्व है, ये इस वाली एक्सिस पर Y एक्सिस पर लिया है हमने B या फिर I, और X एक्सिस पर लिया है हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। IH कर्व या फिर BH कर्व मैंने लिख दिया है नीचे, IH कर्व और BH कर्व। We have to see the variation of intensity of magnetization I of a ferromagnetic substance with magnetizing field by the shown curve in the form of loop. This loop is called hysteresis loop. इस लूप को कहते हैं हम हिस्टैसिस लूप। किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इस ग्राफ में जो कर्व देख रहे हैं I और H में या I और B में जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये कर्व, इसको बोलते हैं हम हिस्टैसिस लूप। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टैसिस लूप बोलते हैं इसको। ये लूप बना लीजिए आप। किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नोट करते जाना बच्चों मेरे साथ साथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन, और इसके लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों इसकी हिस्टैसिस लूप, ठीक है ना? नोट करिए मेरे साथ साथ। IH और BH में जो कर्व ड्रॉ किया है आपने, किसके लिए? फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दिस कर्व इज कॉल्ड हिस्टैसिस कर्व, और हिस्टैसिस लूप बोलते हैं बच्चों। यही लिखा है आपने यहां पर। We have to see the variation of intensity of magnetization of a ferromagnetic substance with a magnetizing field by the shown curve in the form of loop. कर्व में शो किया है लूप के फॉर्म में। इस लूप को हम हिस्टैसिस लूप या हिस्टैसिस कर्व बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना? जैसे ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, बहुत आसान सी बात है। ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड है, और इस रॉड को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख करके इस रॉड को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैग्नेटाइज। इस कर्व को देखें जरा ध्यान से। ये फेरोमैग्नेटिक रॉड हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटाइजिंग फील्ड H में रख करके हम इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो पहले H का मान बढ़ाने पर, ग्राफ को देखना जरा, H का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, इधर इस H की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस मटेरियल के अंदर फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, मैं यहां पर नोट कर रहा हूं बच्चों। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? डोमेन्स पाए जाते हैं इसके अंदर। डोमेन्स क्या होते हैं? ये स्मॉल रीजन्स होते हैं जिनका कोई निश्चित ना तो साइज है, न इनकी कोई निश्चित शेप होती है। किसी भी शेप का, किसी भी साइज का बना लो आप, ये डोमेन्स मान लीजिए आप, ठीक है ना? ये छोटे छोटे रीजन हैं। इस डोमेन का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, मान लो इसका इस डायरेक्शन में है, किसी का किसी डायरेक्शन में है, किसी का किसी डायरेक्शन में है। डिसऑर्डरली अरेंज है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अनमैग्नेटाइज्ड रॉड है। ये कैसी रॉड है? अनमैग्नेटाइज्ड रॉड। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड है, और इस रॉड को अनमैग्नेटाइज्ड रॉड है, और इस रॉड को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H में रखकर हम इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो इस H की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे ही इस सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो क्या होता है मालूम है आपको? ये मैग्नेटाइज कैसे होगी? एक तो
इसके अंदर जो डोमेन्स हैं, इन डोमेन्स का साइज बदल जाता है, और एक ये डोमेन्स इनका डाइपोल मोमेंट रोटेट करके, घूम करके किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है? एच की डायरेक्शन में। तो इनिशियली जब हम एच का मान बढ़ाते हैं, इस एच की वैल्यू हम पहले बढ़ाएंगे, तो इसके अंदर जो डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट ओरिएंटेड होगा किसकी डायरेक्शन में? एच की डायरेक्शन में। जैसे जैसे एच का मान बढ़ाते जाएंगे तो इसके डोमेन्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एच की डायरेक्शन में अरेंज होता जाएगा। जब इसके अंदर एच की वैल्यू बढ़ाते जाओ, इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर जो डाइपोल मोमेंट डिसऑर्डरली अरेंज है, कुछ डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट किसकी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा? एच की डायरेक्शन में होता जाएगा। एच का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट एच की डायरेक्शन में अरेंज होता जाएगा। एच की वैल्यू बढ़ाते एक पोजीशन ऐसी आएगी, एच की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक पोजीशन ऐसी आएगी मेरे बच्चे कि इस मटेरियल के अंदर जितने भी डोमेन्स हैं, उन सभी डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट एच की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ओरिएंटेड हो जाएगा। सभी डोमेन्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अरेंज हो जाएगा एच की डायरेक्शन में। देन दिस मटेरियल इज कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड। उस केस में ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो एच का मान बढ़ाने पर पहले आई का मान बढ़ेगा, और बढ़ाया एच का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एच की इस वैल्यू पर आई यहां पर क्या हो गया? मैक्सिमम। इसके बाद एच की वैल्यू बढ़ाने पर आई की वैल्यू बढ़ना बंद हो गई। मतलब एच बढ़ाने पर मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद हो गया। इसका सेंस क्या है कि एच का मान और बढ़ाने पर इस मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका सेंस यह है कि इस मटेरियल के अंदर जितने भी डोमेन्स थे, उन सभी डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट एच की डायरेक्शन में एडजस्ट हो गया, एक एच की निश्चित वैल्यू पर। ठीक है ना? देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन। क्या कहलाता है ये? मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब क्या करें? एच की वैल्यू घटाओ। पहले तो एच की वैल्यू बढ़ाई दी आपने, एच की वैल्यू बढ़ाने पर आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहां पर एच की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक जो अप्लाई किया है एच, उस एच के अप्लाई करने से उस मटेरियल के अंदर जितने भी डोमेन्स हैं, उन सभी डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट एडजस्ट हो गया किसकी डायरेक्शन में? एच की डायरेक्शन में। उस पोजीशन में ये सब्सटेंस कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड हो गया। उसके बाद एच और बढ़ाने पर आई की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाए, इस पॉइंट को बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब एच का मान घटाओ बच्चों, एच का मान घटाते जाइए तो आई की वैल्यू घटना शुरू होगी। देखो इस वाले पाथ से चल रहा है ये कर्व, एच का मान बढ़ाया, कर्व इस वाले पाथ को फॉलो किया, और यहां पर जाकर के मैग्नेटिक सैचुरेशन, एच का मान अब घटाने लगो। यहां से घटाते गए, आई की वैल्यू घटती जाएगी, और इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचे तो यहां पर एच तो क्या हो गया? 0, लेकिन आई की वैल्यू 0 नहीं हुई। आई की वैल्यू इतनी बची हुई है, ओ से लेकर सी तक। तो इस जो रिटेन बचा हुआ है मैग्नेटिज्म, आई की ओ से सी तक जो वैल्यू बची हुई है, रिटेन मैग्नेटिज्म कहलाता है। इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। एच को 0 कर देने पर जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, रिटेन है, शेष रह गया है, उस रिटेन मैग्नेटिज्म को बोलते हैं बच्चों रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को मेरे बच्चे यहां पर एच तो 0 हो गया, एच का मान घटाते गए यहां पर एच कितना हो गया? यहां पर आकर के एच तो 0 हो गया, लेकिन आई 0 नहीं हुआ। अब बचा हुआ है आई, एच 0 होने पर आई 0 नहीं हुआ, इतना बचा हुआ है आई। इसको बोलते हैं रिटेन मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए एच की डायरेक्शन को रिवर्स उल्टा कर दो। पहले एच इधर था, अब एच इधर कर दो। पहले एच इधर है, अब एच इधर कर दो। 0 के बाद एच की डायरेक्शन को उल्टा कर दो। एच की डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाओगे
तो ये रिटेन मैग्नेटिज्म है, इसकी वैल्यू घटती जाएगी, वैल्यू घटती जाएगी। और इतना H अप्लाई करने पर ये रिटेन मैग्नेटिज्म क्या हो गया यहां पर 0। O से D तक H की जितनी भी वैल्यू है उस H को अप्लाई करने पर जो रिटेन मैग्नेटिज्म था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो O से D तक H की जो वैल्यू है उसे बोलते हैं हम कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। रिटेन मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में H अप्लाई करना पड़े उस H को बोलते हैं हम कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। अब H का मान और बढ़ाया हमने, मैग्नेटिज्म बढ़ता चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा ये मटेरियल, अपोजिट डायरेक्शन में ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि H की डायरेक्शन को पहले H को घटा करके 0 किया, लेकिन I 0 नहीं हुआ। इस रिटेन मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए H की डायरेक्शन को क्या किया आपने, उल्टा किया, अपोजिट किया, रिवर्स किया, और H का मान बढ़ाते गए। और एक पर्टिकुलर H की वैल्यू पर ये रिटेन मैग्नेटिज्म क्या हो गया यहां पर आकर के 0। इस H को जो अपोजिट डायरेक्शन में रिटेन मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए जो अप्लाई किया गया है H, इस H की वैल्यू को बोलते हैं कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। अब H को यहां से और आगे बढ़ाएंगे तो ये मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा, क्योंकि H की डायरेक्शन को अब आपने उल्टा किया है। बढ़ाते गए I की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये कंप्लीट मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाएगा ये। उसके बाद H बढ़ाने पर I की वैल्यू बढ़ना बंद। अब क्या करो, H का मान घटाओ, H का मान घटाते गए I की वैल्यू घटती जाएगी, घटती जाएगी। यहां पर चल करके H तो 0 हो गया लेकिन I 0 नहीं हुआ, I इतना बचा हुआ है। इसे बोलते हैं रिटेन मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बराबर होगा। इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए H को फिर से यहां पर अपोजिट कर दो और H की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा दो, तो ये I फिर घटने लगेगा। और इतनी H की वैल्यू इतना अप्लाई करने पर, O से लेकर G तक अप्लाई करने पर ये रिटेन मैग्नेटिज्म फिर क्या हो गया, 0। ठीक है ना। इस H को बोलते हैं हम कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। उसके बाद H फिर बढ़ा दो, I का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर मैग्नेटिक सैचुरेशन। ये कंप्लीट हिस्टैसिस लूप कहलाता है बच्चों, यहां से यहां तक, फिर ये, ठीक है, कंप्लीट हिस्टैसिस लूप। O से A तक A मैग्नेटिक सैचुरेशन। ठीक है, H का मान घटाओ तो कर्व आ गया C पर, O से C रिटेंटिविटी। अब H को अपोजिट करके H की वैल्यू बढ़ाते जाओ। रिटेन मैग्नेटिज्म 0 करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जितना अप्लाई करना पड़े H, जितना H अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा इस I को 0 करने के लिए, उसे बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स और कोएर्सिविटी। H को मान बढ़ाने पर I का मान फिर बढ़ने लगेगा। यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम, ये मैग्नेटिक सैचुरेशन। फिर ये रिटेन मैग्नेटिज्म, और रिटेन मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में H अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस H को बोलते हैं कोएर्सिविटी। और H को बढ़ाने पर I का मान फिर बढ़ने लगा, यहां पर मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाता है। ये कंप्लीट हिस्टैसिस लूप है बच्चों, ये वाला यहां तक। ठीक है ना। इस हिस्टैसिस लूप को बना लीजिए, ये कहानी मैंने यहां लिखी है, जरा बना लिया फिगर तो ये नोट करो। इफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H में रख दिया है, देन इट्स मैग्नेटाइजेशन मींस I क्या होगा, H का मान बढ़ाएंगे तो I का मान बढ़ेगा विद H टिल ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट कम्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। H का मान बढ़ाने पर इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक H का मान तब तक बढ़ाएंगे जब तक इसका टोटल मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए। ठीक है ना। सो फ्रॉम O टू A, O से A तक, सो फ्रॉम O टू A एंड एट A I बिकम मैक्सिमम।
O to A and at A I become maximum और कांस्टेंट। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम होगी और कांस्टेंट होगी। नाउ इफ H इज रिवर्स्ड, H इज रिमूव्ड, H का मान पहले बढ़ाते गए, यहां पर देखिएगा फिगर में H का मान पहले बढ़ाया, I का मान बढ़ता गया, मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब H का मान घटाया, I की वैल्यू घट गई। यहां पर H जीरो कर दिया, H तो जीरो हो गया लेकिन I जीरो नहीं हुआ। इवन देन सम मैग्नेटाइजेशन, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, एट A I become constant। नाउ इफ H is removed, H is removed means H is equal to zero, even then some magnetizing field is left, is still left in the material as shown by graph। OC is called retentivity और residual magnetism। H का मान हमने यहां पर जीरो कर दिया, लेकिन इसमें रिटेन मैग्नेटिज्म है O से लेकर C तक, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। और इसे O से C तक भाई H का मान घटाने पर I का मान घटने लगा, और यहां पर H क्या कर दिया? जीरो। H जीरो लेकिन I जीरो नहीं हुआ, O से C तक I बचा हुआ है। तो O से C तक जो मैग्नेटिज्म बचा हुआ है उस मैग्नेटिज्म को बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। यही लिखा है बेटे, ठीक है ना? OC इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। नोट कर लिया? व्हेन मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज रिवर्स्ड, H जब जीरो हो गया लेकिन I जीरो नहीं हुआ, बचा हुआ है O से C तक, उस बचे हुए मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी कहा जाता है, ठीक है ना? व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज रिवर्स्ड, H का मान क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज रिवर्स्ड, यहां पर H का मान क्या किया? उल्टा किया। आपने लिख दिया है क्या बेटा? व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज रिवर्स्ड देन वैल्यू ऑफ I डिक्रीजेस एंड फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H I बिकम जीरो। H का मान उल्टा किया, H का मान बढ़ाने लगे, H का मान बढ़ गया, पर्टिकुलर H की वैल्यू पर I क्या हो गया? जीरो। तो O से D तक जो H अप्लाई करना पड़ा इस I को जीरो करने के लिए, O से D तक, इस H की वैल्यू को बोलते हैं कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। यही लिखा है, व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज रिवर्स्ड देन वैल्यू ऑफ I डिक्रीजेस एंड फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H I बिकम जीरो। दिस वैल्यू ऑफ H from O to D, H equal to OD is called the coercivity और coercive force बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है? और कंप्लीट हिस्टैरिसीस लूप समझ लो, H का मान बढ़ाने पर पहले I का मान बढ़ रहा है, A पर मैग्नेटिक सैचुरेशन है, अब H का मान घटाने पर I का मान घट रहा है, C पर H तो जीरो हो गया लेकिन I जीरो नहीं हुआ। तो पॉइंट C पर क्या है? O से C तक I की जो रिटेन मतलब करने का बचा हुआ जो मैग्नेटिज्म है, रिटेन मैग्नेटिज्म है, O से C तक जो I की वैल्यू है उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब H की वैल्यू क्या कर दी? रिवर्स। देन व्हेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिवर्स्ड, O से H की वैल्यू क्या कर दी? H की डायरेक्शन को क्या किया? उल्टा किया, और H का मान बढ़ाते गए, और H की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर I क्या हो गया? जीरो। O से D तक जो भी H की वैल्यू है उसे बोलते हैं कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फोर्स। फर्दर H का मान बढ़ाते जाओ, फिर मैग्नेटिक सैचुरेशन, H का मान फिर घटाइए, ऊपर चल करके H जीरो लेकिन I जीरो नहीं होगा, लेकिन I जीरो नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना? यहां तक O से F तक रिटेन मैग्नेटिज्म है, और रिटेन मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए फिर H को उल्टा कर दो, और H की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये I जीरो हो जाएगा। तो O से G तक जो भी H की वैल्यू होगी उसे क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी। फिर H का मान बढ़ाओ, I की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, और A पर जाकर के मैग्नेटिक सैचुरेशन। ये कंप्लीट हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है बच्चों। और इस हिस्टैरिसीस लूप के अंदर का, इस लूप के अंदर का जो एरिया होगा, इस लूप के अंदर एरिया, इसका एरिया मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में
एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हमने यहां लिख दिया मेरे बच्चे, देखो यहां पर हमने यहां लिखा है द एरिया ऑफ द होल लूप और हिस्टेरिसीस लूप। द एरिया ऑफ होल लूप एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जो लूप दिया है उसका एरिया रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इस लूप का जो एरिया होगा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। H तो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर H। B मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सबस्टेंस या मैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। पॉइंट A मैग्नेटिक सैचुरेशन है O से F तक और O से C तक, O से C और O से F, ये क्या चीज है? ये रिटेंटिविटी और रिटेन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी और एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देने पर जो बचा हुआ है मैग्नेटिज्म सब्सटेंस के अंदर वो रिटेंटिविटी कहलाती है। O2G और O2D, O से G तक और O से D तक जो भी H की वैल्यू अप्लाई की है आपने उसे कहते हैं कोएर्सिविटी। OG और OD कोएर्सिविटी कहलाएगी और कोएर्सिव फोर्स कहते हैं इसे। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू रिमूव द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को अपोजिट डायरेक्शन में जितना H अप्लाई करना पड़े, इस H को बोलते हैं हम क्या बेटा? कोएर्सिविटी या कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं बच्चों। द एरिया ऑफ BH कर्व, इस BH कर्व का जो एरिया होगा, द एरिया ऑफ BH कर्व इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नोट कर लिया इसको बच्चों, नोट कर लीजिए ठीक से, ठीक है। मैं कंबाइंड हिस्टैरिसीस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, कंबाइंड हिस्टैरिसीस लूप देखिएगा, बहुत सिंपल सा है बच्चों, कुछ है नहीं इसमें। कंबाइंड हिस्टैरिसीस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, आप इसको बना लेंगे तो इसके डिफरेंस आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। फिर से मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस ग्राफ को बना जरूर लें। हिस्टैरिसीस लूप कंबाइंड बनाया है सॉफ्ट आयरन और स्टील के लिए। जरा देखो ये तो ग्राफ कौन सा है? ये तो ग्राफ में वाई एक्सिस दिखाया है मैंने और इसको दिखाया है मैंने एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर लिया है H और वाई एक्सिस पर लिया है मैंने I या B। तो जरा गौर से देखो ग्राफ को, ये तो ओरिजिन से H का मान बढ़ा रहे हो, I का मान बढ़ रहा है, यहां पर मैग्नेटिक सैचुरेशन है। अब H का मान घटाने पर I का मान घट रहा है, यहां पर H 0 हो गया लेकिन I 0 नहीं हुआ। ये रिटेन मैग्नेटिज्म है यहां से लेकर के यहां तक। अब H की डायरेक्शन को उल्टा किया, इस रिटेन मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में H अप्लाई करना पड़ा, ये वाला, ये कोएर्सिविटी है। H का मान बढ़ाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो I का मान बढ़ेगा, ये फिर मैग्नेटिक सैचुरेशन। H का मान घटाने पर I का मान घटेगा, यहां पर H तो 0 हुआ लेकिन I 0 नहीं हुआ, I इतना है। अब H को फिर अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, I का मान घटने लगेगा, जिस H पर I 0 हो जाए इसे रिटेंटिविटी कहते हैं। अब H का मान बढ़ाओ, फिर यहां पर जाकर के मैग्नेटिक सैचुरेशन। ये जरा ग्राफ को जरा गौर से देखो बच्चों, ये ग्राफ, एक ग्राफ तो मैंने बनाया ये वाला, और मैं डार्क से करे दे रहा हूं इसे, आप भी इसको बना लें। ठीक है, दूसरा ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, मैं उसका कलर बदल रहा हूं। दूसरा ग्राफ बनाया है मैंने ये वाला, H की वैल्यू बढ़ाने पर ये मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब H की वैल्यू घटाओ, यहां पर चल करके इस पॉइंट पर H तो 0 हो गया लेकिन I 0 नहीं हुआ, इसमें रिटेन मैग्नेटिज्म इतना है। अब इस रिटेन मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में H अप्लाई करो, यहां से लेकर यहां तक H की जो वैल्यू होगी वो इस ग्राफ के लिए कोएर्सिविटी है और इस वाले ग्राफ के लिए ये रिटेंटिविटी है। अब H का मान बढ़ाओ,
आई का मान बढ़ेगा। यहां पर मैग्नेटिक सैचुरेशन, फिर एच घटाओ, यहां पर एच जीरो लेकिन आई जीरो नहीं हुआ, ये रिटेन मैग्नेटिज्म है। अब एच की वैल्यू उल्टा कर दो, एच की वैल्यू बढ़ाओ तो आई की वैल्यू घटेगी। इस पॉइंट पर ये रिटेन मैग्नेटिज्म है, ये कोएर्सिविटी रिटेन मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो एच अप्लाई करेंगे आप उसे कोएर्सिविटी बोलते हैं। एच का मान फिर बढ़ाओ तो फिर मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाएगा। तो देखो दो अलग अलग कर्व आपको देख रहे होंगे आप इसमें, एक तो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, एक मैंने रेड कलर से शो किया है। बहुत सिंपल सी बात है, जो ग्रीन कलर से शो किया है ये हिस्टैसिस लूप बनाया मैंने सॉफ्ट आयरन के लिए। सॉफ्ट आयरन के लिए कर्व देखो, सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी यहां से यहां तक है। सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी कहां तक है, यहां से यहां तक है। ये सॉफ्ट आयरन का कर्व है तो इसका रिटेंटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये टॉल है, लंबा है। लेकिन सॉफ्ट आयरन के लिए कोएर्सिविटी कम है, यहां से यहां तक है। ये सॉफ्ट आयरन का है ना, ये वाला, तो ये सॉफ्ट आयरन के लिए कोएर्सिविटी कम है, तो इसलिए ये वाला लूप जो है कैसा है, थिन है। लेकिन ये वाला कर्व किसका है, हिस्टैसिस लूप फॉर स्टील। ये वाला लूप स्टील के लिए बच्चों, स्टील के लिए। स्टील की रिटेंटिविटी कम है, रिटेंटिविटी रिटेन कम है तो ये कैसा है, शॉर्ट का मतलब छोटा है ये, लेकिन इसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है तो ये वाइड है। स्टील के लिए किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में इसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है। तो हिस्टैसिस लूप स्टील के लिए कैसा है, शॉर्ट एंड वाइड, और सॉफ्ट आयरन के लिए कैसा है, टॉल एंड थिन। टॉल इसलिए क्योंकि रिटेंटिविटी ज्यादा है, थिन इसलिए क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी कम। स्टील के लिए शॉर्ट छोटा है क्योंकि रिटेंटिविटी कम है लेकिन कोएर्सिविटी इसकी ज्यादा, इसलिए वाइड है। कर्व का एरिया देखो, इस वाले कर्व में ये सॉफ्ट आयरन के लिए जो कर्व है, सॉफ्ट आयरन के लिए जो कर्व है देख रहे हैं आप, इस कर्व का एरिया, इस वाले कर्व का एरिया जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, इसका एरिया इस सॉफ्ट आयरन के लिए जो हिस्टैसिस लूप है इसका एरिया स्टील वाले हिस्टैसिस लूप के एरिया से कम होगा। तो लिख दिया है फॉर सॉफ्ट आयरन लेस एरिया हेंस लेस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टैसिस, ठीक है ना। और स्टील के लिए इस वाले कर्व का एरिया ज्यादा होगा, इस वाले कर्व का एरिया ज्यादा होगा, मोर एरिया हेंस मोर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टैसिस। इसीलिए मैंने एक लाइन लिख दी है यहां पर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का एरिया कम है, इसका मतलब सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है ना। लेस एरिया फॉर सॉफ्ट आयरन हेंस लेस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टैसिस का मतलब है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में सॉफ्ट आयरन के लिए एनर्जी लॉस कम होता है। दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई आयरन इज यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उसमें सॉफ्ट आयरन ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन को इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, और उसको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करने में एनर्जी लॉस कम होगा, तभी इलेक्ट्रिक मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये ग्राफ आपने बना लिए होंगे, दोनों आपके दिमाग में होंगे। सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा, कोएर्सिविटी कम, स्टील की रिटेंटिविटी कम लेकिन कोएर्सिविटी ज्यादा। सॉफ्ट आयरन के लिए जो ग्राफ है टॉल एंड थिन है, और स्टील के लिए जो ग्राफ है शॉर्ट मीन छोटा है और वाइड है, ठीक है। आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है यहां पर, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द एनर्जी लॉस इन हिस्टैसिस, आई एच कर्व का एरिया निकाल लो तो एनर्जी लॉस निकल आएगा, या फिर 1/μ0 टाइम्स एरिया एनक्लोज्ड बाय बी एच कर्व। अगर ये कर्व आई एच कर्व का कर्व है, आई और एच कर्व है, तो आई एच कर्व के नीचे का एरिया निकालोगे तो हिस्टैसिस लॉस निकल आएगा, एनर्जी लॉस निकल आएगा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में। और अगर ये बी और एच में कर्व है तो 1/μ0 टाइम्स एरिया ऑफ बी एच कर्व, 1/μ0 टाइम्स एरिया एनक्लोज्ड बाय बी एच कर्व। आपको नोट करना होगा बच्चों ये, ठीक है।
मैं बात कर रहा हूं कंपैरिजन इन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। अभी अभी बताया आपने, द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच मोर देन दैट ऑफ स्टील। सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच मोर देन दैट ऑफ स्टील। सॉफ्ट आयरन की सस्केप्टिबिलिटी स्टील से ज्यादा होती है। इसका मतलब सॉफ्ट आयरन के मैग्नेटाइज्ड होने की टेंडेंसी स्टील के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसीलिए लिखा है सो द सॉफ्ट आयरन कैन बी वेरी इजीली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड होने की टेंडेंसी सॉफ्ट आयरन की स्टील के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं हम क्या कि सॉफ्ट आयरन को आसानी से मैग्नेटाइज्ड, और क्योंकि इसकी कोएर्सिविटी कम है तो इजीली इसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का कर्व टॉल था ना, लंबा है ना। रिटेन मैग्नेटिज्म सॉफ्ट आयरन में बहुत ज्यादा होता है, किससे? स्टील से। सेकंड पॉइंट नोट कर लो, द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मच मोर देन दैट ऑफ स्टील। रिटेन मैग्नेटिज्म देख लो, रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है और स्टील की कम है। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिएगा, द कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, द कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मच लेस देन दैट ऑफ स्टील। ठीक है ना, सो इट कैन बी वेरी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। कोएर्सिविटी सॉफ्ट आयरन की कम है, किससे? स्टील के कंपैरिजन में। मेरे बच्चे, सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी कम है। देखो सॉफ्ट आयरन तो, ये सॉफ्ट आयरन की क्या है? कोएर्सिविटी है, और ये स्टील की कोएर्सिविटी है। तो सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी स्टील से बहुत कम होती है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन को आसानी से क्या बेटा? डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, द परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, द परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मच मोर देन दैट ऑफ स्टील। परमिएबिलिटी सॉफ्ट आयरन की किससे? स्टील से ज्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट, द एरिया ऑफ बीएच कर्व, द एरिया ऑफ बीएच कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच लेस देन दैट ऑफ स्टील। सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन के लिए कर्व ये वाला है, ये पतला वाला जो कर्व देख रहे हैं ना, ये सॉफ्ट आयरन का है, और ये चौड़ा वाला जो कर्व देख रहे हैं, ये वाला वाइड वाला, वो स्टील के लिए है। तो बीएच कर्व का एरिया सॉफ्ट आयरन के लिए, इस वाले कर्व का एरिया कम होगा स्टील के कंपैरिजन में। इसका मतलब सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड करने में एनर्जी लॉस स्टील के कंपैरिजन में कम होता है। ये लिख दिया है, द एरिया ऑफ बीएच कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन इज मच लेस देन दैट ऑफ स्टील। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट, द सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाए जाते हैं मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट को। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब जब हमें जरूरत पड़े तो वो मैग्नेट बन जाए, और जब जरूरत पड़े तो वो क्या हो जाए? डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या बेटा? सॉफ्ट आयरन। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं वो। और इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं वैद्युत चुंबक। टेम्परेरी मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है बच्चों। और जो टेम्परेरी मैग्नेट बनाए जाते हैं वो हमेशा ये बात याद रखना, सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट देखिएगा, द हिस्टैसिस लूप और हिस्टैसिस साइकिल फॉर द मटेरियल ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर की कोर कैसी होनी चाहिए? ऐसे मटेरियल की हो जिसकी रिटेंटिविटी तो ज्यादा हो और कोएर्सिविटी कम हो। तो हिस्टैसिस साइकिल और हिस्टैसिस लूप फॉर द मटेरियल ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज टॉल एंड नैरो। मतलब लंबा हो, टॉल कर्व लंबा होना चाहिए, क्योंकि रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो टॉल होगा, और कोएर्सिविटी कम होनी चाहिए, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए तो कर्व कैसा होगा? पतला होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। ठीक है ना। एर्थ पॉइंट देखें, द स्टील इज यूज्ड फॉर, द स्टील इज यूज्ड इन मोटर्स। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं मोटर के अंदर, जो परमानेंट मैग्नेटिक पोल जो बनाए जाते हैं ना, वो हमेशा स्टील के बनते हैं बच्चों। द स्टील इज यूज्ड इन मोटर्स।
बार मैग्नेट, कंपास निडल, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। तो कैसे होने चाहिए परमानेंट मैग्नेट बच्चे? परमानेंट मैग्नेट ऐसे ही होने चाहिए जिसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो और उसकी कोइर्सिविटी भी ज्यादा हो, रिटेन मैग्नेटिज्म भी ज्यादा हो, क्योंकि मैग्नेट पावरफुल होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिज्म जो हो उसमें वो जल्दी समाप्त भी ना हो और जो भी हो वो ज्यादा हो। परमानेंट मैग्नेट वही तो अच्छे माने जाएंगे। तो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सो द परमानेंट मैग्नेट हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोइर्सिविटी। परमानेंट मैग्नेट वही अच्छे माने जाएंगे जिनकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो और कोइर्सिविटी भी ज्यादा हो। Hence the hysteresis curve for permanent magnet is tall and wide. रिटेन भी ज्यादा होना चाहिए और कोइर्सिविटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए बच्चों। 11th पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। The intensity of magnetization lags behind from magnetizing field in a phase. सिंपल सी बात लिखी है बच्चों। Intensity of magnetization I lags behind from magnetizing field in a phase. This phenomenon is called hysteresis. क्या कहना चाहता है वो? यहां देखिएगा बच्चों, कहना ये चाहता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, intensity of magnetization lags behind from magnetizing field in a phase. कहना ये चाहता है वो, ये तो H है और इधर I है। H की वैल्यू बढ़ाने पर I की वैल्यू पहले बढ़ा रही है, यहां पर I क्या हो गया? मैक्सिमम। H की वैल्यू घटाने पर I की वैल्यू घटे। तो मेरे बच्चे यहां पर H तो जीरो हो गया, इस पॉइंट पर H तो जीरो हो गया लेकिन I जीरो नहीं हुआ। तो पहले जीरो कौन हो गया? H, लेकिन I तो जीरो नहीं हुआ। अब H की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो और H की वैल्यू बढ़ाओ, I की वैल्यू घटने लगी। तो I तो यहां पर जीरो हुआ है ना जब H बढ़ाया है आपने, तो इस पॉइंट पर H तो जीरो है लेकिन इस वाले पॉइंट पर I जीरो नहीं है। तो I यहां पर जाकर के जीरो हुआ ना, बाद में जीरो हुआ ना, तो इसका मतलब I फेज में पीछे है ना H से, क्योंकि H पहले जीरो हो गया, I बाद में जीरो हुआ है। इसीलिए आपने लिखा है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड फ्रॉम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन फेज। मतलब जो H पहले जीरो हो गया, I बाद में जीरो हुआ है। तो I बाद में जीरो हुआ है, इसका मतलब I क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड लैग्स बिहाइंड फ्रॉम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन फेज। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड से फेज में पीछे है, लैग्स बिहाइंड इन फेज। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। इस फिनोमिना को ही बोला जाता है बच्चों हिस्टेरेसिस। क्लियर है भाई? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड फ्रॉम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन फेज। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फेज में मैग्नेटाइजिंग फील्ड से लैग्स बिहाइंड का मतलब पीछे, मींस I बाद में जीरो होगा, H पहले जीरो हो जाएगा। इस फिनोमिना को बोला जाता है क्या बेटा? हिस्टेरेसिस। इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं हम? हिस्टेरेसिस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम? हिस्टेरेसिस बोलते हैं इस फिनोमिना को। क्लियर है? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं बच्चों क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यूरी लॉ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये बात अच्छे से याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, कांस्टेंट लगा दो। सी को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। Hence susceptibility of paramagnetic materials decreases with temperature. टेम्परेचर बढ़ाने पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सस्केप्टिबिलिटी घटेगी। The magnetic susceptibility of ferromagnetic substance does not change
बिफोर क्यूरी टेम्परेचर, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों, काम की चीज लिखी है ये। क्या? द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट वेरीड बिफोर क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से, टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से पहले टेम्परेचर बदलेंगे तो उसकी सस्केप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की चेंज नहीं होती। इसीलिए एक पहले ये समझो कि क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है। मतलब क्यूरी टेम्परेचर से पहले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की सस्केप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। ये बात समझ में आ गई? अब क्यूरी टेम्परेचर क्या है? इट इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एंड बियॉन्ड विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक। क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्यूरी टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पर या जिस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा हो जाए? पैरामैग्नेटिक हो जाए। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या बेटे? क्यूरी टेम्परेचर। इट इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एंड बियॉन्ड विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। और इसके एग्जाम्पल लिख लें। क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस। फॉर निकेल 358 डिग्री सेल्सियस। फॉर कोबाल्ट 1150 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा। अब मैं बात कर रहा हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी वीज लॉ। क्यूरी वीज लॉ, द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस above Curie temperature is inversely proportional to T minus Tc. So curve between susceptibility and temperature, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर पर और उससे पहले सस्केप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, और क्यूरी टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर सस्केप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में घटेगी। ठीक है ना? घटेगी बेटे। क्लियर है ये बात? तो x इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टी सी। x इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टी सी। यहां पर t क्या चीज है? टेम्परेचर है, और tc क्या है? क्यूरी टेम्परेचर है। तो सस्केप्टिबिलिटी इज इक्वल टू c अपॉन टी माइनस टी सी। क्लियर है ये बात? ये tc इज क्यूरी टेम्परेचर। यहां पर tc क्या चीज है बच्चे? क्यूरी टेम्परेचर। ये क्यूरी वीज लॉ का ग्राफ दिया हुआ है, टेम्परेचर और सस्केप्टिबिलिटी के बीच ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है ना? अब बच्चों बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इन डिफरेंस पर बच्चों एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको स्पेशली अंडरलाइन कर लो। डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां पर फर्स्ट कॉलम में लिखे मैंने बच्चों डायामैग्नेटिक, यहां लिखे हैं पैरामैग्नेटिक, यहां पर लिखे हैं फेरोमैग्नेटिक। ध्यान दीजिए पहला पॉइंट फॉर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर फीबली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। डायामैग्नेटिक मटेरियल फीबली रिपेल्ड होते हैं किसी मैग्नेट के द्वारा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल फीबली अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट, फीबली अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। पहला पॉइंट नोट कर लो। डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से फीबली रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल फीबली अट्रैक्ट होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड में या किसी मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बहुत बात कर रहा हूं। दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फीबली मैग्नेटाइज होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट नोट करिए आप, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो एक्सिस होती है मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है बच्चों। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो एक्सिस है, ये एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बी के इसके डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो एक्सिस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो एक्सिस है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक्सिस भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या होती है, पैरेलल होती है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, सिंपल सा पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये फिगर देता है बस बनाकर, और इनको पहचानना होता है कौन सा पैरामैग्नेटिक का है, कौन सा डायामैग्नेटिक का है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, फीबली रिपेल्ड होते हैं। इसका मतलब डायामैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी क्या होते हैं, रिपेल होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर के कंपैरिजन में थोड़ी दूर दूर होंगी। पैरामैग्नेटिक में एयर के कंपैरिजन में थोड़ी पास पास होंगी, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एयर के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी। इसमें ज्यादा पास पास है, ये फेरोमैग्नेटिक है। इसमें एयर के कंपैरिजन में थोड़ी पास आ गई, पैरामैग्नेटिक है। इसमें एयर के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी दूर चली गई, तो ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं। इन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार्दर देन इन एयर। एयर के कंपैरिजन में डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी सी फार्दर का मतलब थोड़ी दूर दूर होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, स्लाइटली क्लोजर देन एयर। एयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी पास होती है। बट इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोजर देन एयर। एयर के कंपैरिजन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। डायामैग्नेटिक मटेरियल जहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पर डायामैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये मटेरियल जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है वहां से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे इसमें देख लो, अगर लिक्विड स्टेट में है, डायामैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड स्टेट में है और दो मैग्नेटिक पोल, ये कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है, और इस मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में हमने किसमें रख दिया है, एक वेसल में, एक वेसल लिया है हमने, ये कोई कॉनकेव शेप में, और इसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भर दिया, तो पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहां पर तो पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए बीच में से क्या कर जाएंगे, ये यहां पर राइज कर जाएगा ऊपर लेवल, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा ना, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेंगे, तो बीच में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां पर ज्यादा इकट्ठा होगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है उधर से मटेरियल किधर भागेगा, ये कम मैग्नेटिक फील्ड की ओर। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल
जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है वहां से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागते हैं। तो यहां पर बीच में क्या हो जाएगा, कॉनकेव शेप में। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर ये मटेरियल ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा, यहां पर इसका लेवल राइज कर जाएगा, यहां पर लेवल नीचे चला जाएगा। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लिक्विड स्टेट में नहीं होते बच्चों। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मूव्स रैपिडली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट में इनको लेंगे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। कौन से? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल को यू शेप की ट्यूब में भर दें। ठीक है ना। और ये मटेरियल कैसा है? डायामैग्नेटिक मटेरियल। और डायामैग्नेटिक मटेरियल मूव करते हैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस लिक्विड ट्यूब, ये वाली जो यू शेप की ट्यूब है, इसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है। कौन सा मटेरियल भरा हुआ है? डायामैग्नेटिक। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो लिक्विड का लेवल क्या करेगा? इस लिंब में क्या कर जाएगा? नीचे चला जाएगा, और इस लिंब में ऊपर राइज कर जाएगा, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इधर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और इधर मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में नहीं होते बच्चों। क्लियर है। सेवेंथ पॉइंट देखो, बहुत काम की चीज लिखी है बच्चों, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेवेंथ पॉइंट ध्यान दीजिए, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1 फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 बट पॉजिटिव। रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके लिए? डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए लेस देन 1 बट पॉजिटिव, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जस्ट ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहा हूं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वेरी ग्रेटर देन 1 और लाइज बिटवीन। रिलेटिव परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए 10 की पावर 2 से 10 की पावर 6 तक होती है बच्चों। ठीक है। 8th पॉइंट तो बहुत काम का है बच्चों। डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए इट्स मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसकी सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, मैग्नेटाइज नहीं होते और दूर भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इसीलिए इसकी मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी कैसी है? नेगेटिव है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सस्केप्टिबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और सस्केप्टिबिलिटी में ग्राफ कैसा है? टेम्परेचर तो बदला, लेकिन मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी चेंज नहीं हुई। ठीक है ना। नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब रिपेल होंगे ये, और टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। 8th पॉइंट फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की सस्केप्टिबिलिटी पॉजिटिव है बट वेरी लो, 10 की पावर -1 से लेकर के 10 पावर -3 तक, लेस देन 1 बट पॉजिटिव। ठीक है ना। दे ओबे क्यूरी लॉ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। इट मींस इट्स सस्केप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी सस्केप्टिबिलिटी घटेगी। ठीक है ना। मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है। For ferromagnetic material, its magnetic susceptibility is positive and very high. They also obey Curie-Weiss law beyond Curie temperature. Curie temperature के बाद Curie law को फॉलो करेंगे। Curie-Weiss law बोलते हैं इसको। So susceptibility
फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC। यहां पर TC क्यूरी टेम्परेचर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है ये बात। 9th पॉइंट देखिएगा, 9th पॉइंट देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इंक्रीजेज एंड डायरेक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंपल सी बात है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली इंक्रीजेज विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड, लेकिन अपोजिट है ये, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली विद H बट पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइज होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो ये अपोजिट बनाया है और ये सेम डायरेक्शन बनाया है। ये पॉजिटिव एक्सिस पर बनाया है, ये नेगेटिव एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे, तो इसलिए इसका मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव एक्सिस पर दिखाया है, और इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव एक्सिस पर दिखाया है। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डायरेक्टली मैग्नेटाइज होंगे, H बढ़ाने पर I का मान बढ़ेगा। क्लियर है? जबकि डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, H बढ़ाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में I बढ़ेगा। ठीक है ना? फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फर्स्ट इंक्रीज विद H एंड बिकम कांस्टेंट। I और H कर्व मैंने बताया था, पहले H बढ़ाने पर I का मान बढ़ेगा, उसके बाद क्या आएगा, मैग्नेटिक सैचुरेशन, उसके बाद H बढ़ाने पर I का मान बढ़ाना बंद हो जाएगा। क्या आएगा वहां पर, मैग्नेटिक सैचुरेशन आता है किसमें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। क्लियर है? पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, डायमैग्नेटिक के लिए, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल इन जनरल एटम्स विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू डिस्प्ले डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म जो डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, उनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन जनरल एटम्स विद मैग्नेटिक मूवमेंट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल्स, सच मटेरियल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस ऑर्बिट्स। मींस डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, और जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं बच्चों, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं बच्चों। ठीक है ना? यही लिखा है। इन जनरल, पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं, इन जनरल एटम्स with magnetic movement are paramagnetic, such materials have unpaired electrons in their valence orbit। इसमें पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। इसका मतलब इसकी इनर सबसेल पार्शियली फील्ड। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनर सबसेल पार्शियली फील्ड, इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी बच्चों। 11th पॉइंट देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे Ag, Mg, Hg, गोल्ड, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, H2O, NaCl, Sb, एंटीमनी, एयर एंड डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल, सिंपल सी बात आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो चेक कर लेंगे ना पेयर्ड और अनपेयर्ड, जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, CuCl2, ठीक है ना, CuCl2 कीप्रस ऑक्साइड एंड क्राउन ग्लास एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
और जिनकी इनर सबसेल पार्शियली फिल्ड होती है वो कौन से हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कैडमियम है, Fe3O4 एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल है किसके? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। बच्चों चैप्टर आपका फिनिश है, ठीक है। आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस करें और इस वीडियो को, इस चैप्टर के वीडियोस जितने भी मैंने आपको दिए हैं कम से कम 2 बार सुन लें आप, तो ये चैप्टर 100% क्लियर होगा आपको, ठीक है।